ऑपरेशन सिंदूर। मैं आपके सामने खड़ा हूं और अनिरुद्ध जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बातें आपको कह सकूं। और ये बातें जब अनिरुद्ध जी ने मुझे कहा कि मुझे कुछ बताना है भारत के पराक्रम के बारे में, भारत के शौर्य के बारे में, तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ है क्या जो बताया जाए। और वो इसलिए क्योंकि आजकल टीवी का जमाना है। टीवी के चैनलों पे आप तमाम तरीके की बातें सुनते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो बातें जो होती हैं वो किसी भी मामले में गलत हैं, सही हैं, लेकिन टीवी के डिबेट्स में जो आप बातें सुनते हैं उसका एक अपना फायदा है और उससे भी कई बार आपको तथ्यात्मक जानकारियां हो जाती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो सिर्फ वो ऐसी जानकारी है जो सामने सामने दिखता है। फर्ज करिए, और ये बड़ा वस्तुनिष्ठ भी होता है कि जब हमें पता है कि भाई पहलगाम में 22 अप्रैल को ये घटना घटी, और मैंने देखा चैनलों में अलग अलग लोगों ने, जो राष्ट्रवादी हैं वो तो कह रहे थे, पर जो जो आजकल घड़ियाली आंसू बहाते हैं उनका कहना था कि भाई देखिए 22 तारीख को निर्दोषों की हत्या हुई। कभी मैंने ध्यान से देखा है वो निर्दोष कह रहे हैं और वाकई वो निर्दोष थे, परंतु सच तो यह है कि उन निर्दोषों में लगभग सभी, एक छोड़कर सभी हिंदू थे। देखिए हिंदू निर्दोषों की हत्या हुई थी, इस बात को लोग थोड़ा, जो लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं उसको दबा देते। तो ये टीवी चैनलों में इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। फिर भारत के ओर से जवाब भी हुआ और उस जवाब पे शौर्य और पराक्रम की गाथाएं हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जब हम इस प्रकार की गोष्ठी का आयोजन करते हैं तो हमें कई दफे कई बातों को समझना भी बहुत जरूरी होता है। अब भारत ने जवाब दिया। भारत का जवाब क्या, मुझे तो यह लगता है और आपको यही मैं बताना भी चाहता हूं कि शायद जिन हमलावरों ने ये जघन्य अपराध किया, जघन्य कार्य किया, उन हमलावरों को कहीं ना कहीं उनकी सोच और समझ में कहीं ना कहीं कमी रह गई। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको यह लगा कि यह वही भारत है, यह वही देश है जहां हमला होगा, हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जाएगा, निर्दोष नागरिकों की हत्या होगी और हम और हमारा नेतृत्व कुछ कड़ी निंदा के शब्दों को कहकर चुप हो जाए। दरअसल ये जो नया भारत है, जिसकी शौर्य के लिए, जिस शौर्य के लिए अब हम जाने जाते हैं, वो ऐसा नहीं था कि 2 दिनों में ये घटना हो गई। ये नहीं था कि 2 दिनों में हमने जवाब दे दिया। दरअसल 2014 के आसपास, 14-15 के आसपास अगर देखा जाए तो इस नए भारत की नींव रख दी गई थी। और ये 10 वर्षों में, 10-11 वर्षों में अगर उस नींव पर इतनी बड़ी भव्यता का इमारत खड़ा है तो आप समझिए कि किस द्रुत गति से कार्य हुआ। और ये द्रुत गति जो है, ये द्रुत गति में एक उदाहरण देता हूं आपको। पिछले वर्ष लोग कहते हैं ना कि तैयारी नहीं थी और ये हो गया, ये जो आलोचनाओं का दौर चल रहा है। पिछले वर्ष पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, जो प्रतिरक्षा के लिए जो हमारी संसदीय समिति है, उसके अनुशंसा पर एक इंटीग्रेटेड डिफेंस फोर्स के अंतर्गत, एकीकृत डिफेंस फोर्स, आप जानते हैं पहले 3 सेनाएं होती थी, तीनों को एकीकृत करके अब एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया ताकि समन्वय हो सके। उसकी अनुशंसा पर एक हाइब्रिड वॉर योजना तय की गई थी। ये पिछले साल की बात कर रहा हूं, इस साल की बात नहीं कर रहा। और पहली बार उसका अभ्यास हुआ। और ये इंटीग्रेटेड वॉर जिसको कहते हैं, एकीकृत वॉर, एक युद्ध तो वो युद्ध होता है जो सेनाएं लड़ती हैं, जिसको आप सैन्य युद्ध, मिलिट्री वॉर कहते हैं। पर अब वॉर सिर्फ उससे नहीं लड़ा जाता,
अब इस वॉर का 4 भाग होता है। एक जिसको आप कहते हैं सूचना का वॉर, जिसमें कई दफे मिथ्याएं फैलाई जाती हैं, झूठ परोसा जाता है, गलत तरीके की बयानबाजी की जाती है, जिससे जिससे प्रोपेगेंडा वॉर कहते हैं। तो एक तरफ आपका इंफॉर्मेशन वॉर से भी आपको जूझना है, दूसरी तरफ साइबर स्पेस में इंटरनेट से आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनको कोई हैक ना कर ले, उससे आपकी जितनी भी गोपनीय जो भी आपकी सब सूचनाएं हैं वो ना कोई ले ले। बायोलॉजिकल वॉरफेयर, वायरस को फैला के, नई बीमारियों को पैदा करके, या फिर जो स्पेस में, अंतरिक्ष में, वहां से कैसे। तो ये चारों तरीके का हाइब्रिड होता है। मतलब पहले सिर्फ माना जाता था कि युद्ध 2 सेनाएं लड़ रही, नहीं, उन 2 सेनाओं के साथ साथ अन्य आधारों पर भी युद्ध लड़ा जाता है। और ये पहली बार भारत में पिछले ही वर्ष ये इसकी शुरुआत हो गई थी और इसकी अभ्यास योजनाएं बन गई थी और अभ्यास होना शुरू हो गया था। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा। तो जो आपने अभी हमारा जवाब देखा, 7 मई को जब हमने जवाब दिया, 29 मिनट का जवाब था मेरे ख्याल से, 22 मिनट या 29 मिनट का, 24 मिनट का जवाब, 23 मिनट का जवाब था। अब उस 23 मिनट में आपने देखा कि हमने क्या किया। लगभग 100 से ज्यादा जो आतंकी थे उसको हमने न्यूट्रलाइज किया। उनके जो लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के जो बड़े ठिकाने थे उनको तबाह किया। जो उनकी सैन्य बेस है, जो न्यूक्लियर जहां से उनका बेस है, वहां तक हम पहुंचे, वहां पर भी हमने एक अटैक किया। तो अगर हम जब अटैक करते हैं तो आप ये समझिए, मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूं, जैसे आप शतरंज खेलते हैं तो 2 खेल देखने के लिए तो आप देखेंगे कि दो खिलाड़ी शतरंज खेल रहे हैं, पर दरअसल देखेंगे तो दोनों खिलाड़ी दोनों तरफ से खेल रहे हैं, क्योंकि एक अटैक होता है, एक मूव आप बनाते हैं, एक चाल चलते हैं, तो आप सोचते हैं कि इस चाल के प्रत्युत्तर कितने चाल हो सकते हैं और उन चालों को हम कैसे बेनकाब कर सकते हैं। तो यही तो शक्ति है कि आप विरोधियों के चालों को समझकर उन चालों को पहले से ही प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहें, यही शक्ति है। और मुझे लगता है कि भारतीय विदेश नीति में ये पिछले 10 वर्षों, अगर आप भारतीय विदेश नीति को थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, पहले मान के चला जाता था कि भाई हम रिस्पॉन्ड करेंगे, कभी अगर हम पर आक्रमण होगा तो हम रिस्पॉन्ड कर लेंगे, या स्ट्रैटेजिक मान लेते थे कि भाई हमें जो है वो तटस्थता का बिंदु लेकर चलना है, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम लोगों से बातचीत करेंगे। ये एक परंपरा चली आ रही है जो नेहरूवादी परंपरा है। अगर आरएसएस के अंतर्गत जो विचार, राष्ट्रवाद का विचार आता रहा, उस राष्ट्रवादी विचार में ये हमेशा माना गया, चाहे वो दीनदयाल जी का विचार हो या गुरु गोलवलकर जी के विचार हो, ये माना गया कि हम शक्ति का पथ ही विकास का पथ है। आप जब ये सोचते हैं कि ये विकसित भारत बनेगा, तो ये विकसित भारत आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ आर्थिक विकास है। विकास बहुआयामी होता है, कोई एक तरफा विकास नहीं होता। हम प्रतिरक्षा में भी उतने ही मजबूत होंगे, हम आर्थिक व्यवस्था में भी उतने ही मजबूत होंगे, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी उतने ही मजबूत होंगे, हम सामाजिक समरसता में भी उतने ही मजबूत होंगे, तो विकसित होंगे। तो जो मोदी जी का लक्ष्य है कि विकसित भारत, ये विकसित भारत का के तैयारी के रास्ते का एक आपने छोटा नमूना देखा। अभी तो शो बाकी है, इसलिए इन्होंने कहा ना कि अभी हम रुक गए हैं, हम नाप रहे हैं, हम देख रहे हैं। एक भी अगर उधर से आवाज आई तो जवाब और होगा। अंग्रेजी में इसको हम रैचेट इफेक्ट कहते हैं। रैचेट इफेक्ट क्या होता है कि अगला जो उत्तर होगा वो पिछले उत्तर से और बड़ा उत्तर होगा। तो आप देख लीजिए 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 2019 में बालाकोट हुआ, और अब ये जो हमने किया, हमने उनके अंदर, अपने क्षेत्र से उनके अंदर में एकदम प्रिसीजन बेस्ड मारा। एकदम प्रिसीजन मतलब जो कि अचूक निशाना, और सिर्फ उसी को जो टारगेट पे था। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, उत्तरदायी राज्य है। हम नागरिक क्षति नहीं चाहते। हमने कभी अपनी तरफ से
अपनी अपनी तरफ से हमने कभी कोई आक्रमण किया भी नहीं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम चूकेंगे नहीं, ये शायद सिर्फ शब्दों में पहले होता था। उन शब्दों को परिभाषित और परिवर्तित जो किया गया एक्शन में, वो मुझे लगता है कि ये इस ऑपरेशन सिंदूर से की सबसे बड़ी बात है। और मैं ये क्यों कहना चाहता हूं आपसे, राजनीति विज्ञान भाई साहब भी राजनीति विज्ञान के ही विद्यार्थी रहे हैं, तो राजनीति विज्ञान में कई दफे माना जाता है कि किसी भी राज्य की कितनी शक्ति है, क्या उसको हम नाप सकते हैं? क्योंकि राज्यों का संबंध जब राज्यों से होगा तो कौन कितना शक्तिशाली है। जैसे हम अपने पड़ोसी से अगर ये मान लें कि हमारा पड़ोसी कितना औकात वाला है, तो मोटे तौर पर उसको नाप लेते हैं कि वे कितनी गाड़ियां हैं, कितने नौकर चाकर हैं, उनकी बच्चों का पोशाक वेशभूषा कैसा, मोटे तौर पर नापा जा सकता है। तो ये माना जाता है कि क्या राज्य की शक्ति को भी हम नाप सकते हैं? तो एक फार्मूला बनाया गया। अब उस फार्मूले में कहा गया कि भाई C+E+M। तो C क्या है? तो C का मतलब होता है आपका भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या, क्रिटिकल मास कहते हैं। E का क्या मतलब है? तो E का मतलब होता है कि आपके आर्थिक विकास की गति, GDP, GNP, ये जो भी कहते हैं, परचेजिंग पावर, जैसे भी देख लीजिए। M का क्या मतलब है? M का मतलब होता है सैन्य क्षमता। तो ये मोटे तौर पर नापा जा सकता है, किसके पास कितनी बोफोर्स हैं, किसके पास कितने राइफल्स हैं, किसके पास कितने तोप हैं, कितनी बंदूकें हैं, ये मोटे तौर पर आप नाप सकते हैं। किस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, उसको भी, उसके उद्योग का क्या स्तर है, आप उसको नाप सकते हैं, समझ सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। जनसंख्या भी गिनती की होती है और भूगोल भी नापा जा सकता है कि कितनी टेरिटरी है, कितना भू क्षेत्र है, आप उसको नाप सकते हैं। परंतु इसके अलावा दो ऐसे तत्व हैं जिसको आप नाप नहीं सकते, पर वो भी राष्ट्र की शक्ति के लिए बड़े निर्णायक होते हैं। एक जिसको कहते हैं उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि अगर मेरे हाथों में ताकत है तो ये मैं जानता हूं, लेकिन क्या मैं दीवार को तोड़ने की कोशिश करूं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो किस उद्देश्य के लिए आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, नकारात्मक, सकारात्मक, इसको आप नाप नहीं सकते हैं, इसको आप जो देख नहीं सकते उस भौतिक रूप में। पर उससे भी बढ़कर एक बड़ा तत्व है और उस तत्व की चर्चा की जानी चाहिए, जिसको हम कहते हैं विल ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की दृढ़ इच्छा। भारत में 2014 के बाद क्या हो रहा है? भू क्षेत्र वही है, जनसंख्या वही है, अर्थव्यवस्था कमोवेश उसी हिसाब से चल रही है। आप अगर देखें तो सैन्य शक्ति अब आजकल हमारी काफी बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि हम आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़े हैं। क्योंकि आपने देखा इस युद्ध में जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, वायु रक्षा का जिस प्रकार से हमने प्रदर्शन किया, जिस प्रकार से हमने अपने जो खुद के बनाए आकाश मिसाइल्स हैं उसका प्रयोग किया, तो वो तो एक दिख रहा है 2014 के बाद जिस प्रकार से सैन्य व्यवस्था में और सैन्य सशक्तिकरण हमारा हुआ है, वो हम देख रहे हैं। परंतु दृढ़ता, नैतिक और नेतृत्व की दृढ़ता कि हम चूकेंगे नहीं, मुझे लगता है कि संभवतः सीमा पार के आतंकियों ने इस बार यही भूल कर दी कि उन्होंने ये जोड़ा ही नहीं कि पिछले 10 वर्षों में क्या से क्या हो गया। और शायद उन्होंने 2016, 2019 से सबक नहीं सीखा, क्योंकि 2016 में जब हमने किया तो हमने सिर्फ बताया कि देखो रास्ते पर रहो, अपने रास्ते से हमारी तरफ आंख दिखाने की कोशिश मत करो। 2019 भी उससे एक थोड़ा बड़ा कदम था, परंतु ये कदम एक ऐसा कदम है जो दिखाता है कि भारत बढ़ चुका है, चल चुका है। अब हम पीछे नहीं रुक सकते, न रुक सकते, न पीछे मुड़ सकते। अब तुम एक करोगे तो हम 10 करेंगे, और ऐसी क्षति करेंगे कि शायद तुम्हारा भविष्य भी नहीं बचेगा। ये छोटी बात नहीं है,
ये कोई डायलॉग की बात नहीं है। जब तक क्षमताओं का विकास नहीं हो सकता होगा, भारत के लोगों में क्षमताएं थी, उन क्षमताओं को एक मोड़ देने का जो काम हुआ है, और मुझे लगता है कि जो राजनीतिक नेतृत्व है वो तो है, परंतु जो उसके नीचे, उसके साथ जो जो नींव है, और जो हमारे संघ का नींव है, जिस संघ के नींव के कारण ये हमारे उद्देश्य व्यापक हुए हैं, विस्तृत हुए हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं 2014-15 में भारतीय जनता पार्टी के एक अधिवेशन में यह कहा गया कि भारत की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति के अवयव क्या होंगे, तत्व क्या होंगे। तो कहा गया कि भारत की विदेश नीति को के जो तत्व होंगे उनको पंचामृत कहा जाएगा। वो क्या है पंचामृत? सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा, संस्कृति और सभ्यता। आप समझिए, हम किसी के साथ अपनी तरफ से नहीं लड़ेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय जो नियम हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, हम उसका सम्मान करेंगे। इस बार भी जो हमने उत्तर दिया है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 51 के अनुरूप दिया है, क्योंकि हमें प्रतिरक्षा का अधिकार है। हमने उत्तर प्रतिरक्षा में दिया, तो हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का, मूल्यों का, संविधानों का हम सम्मान करेंगे। लेकिन सम्मान एक तरफा नहीं होता, सम्मान दो तरफा होगा। आप करोगे, हम करेंगे, नहीं तो वर्षों से, आप समझिए, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इस 80% उसका पानी पाकिस्तान में है। हम 20% पानी से चल रहे हैं, 80% उनका। नदी हमारी, स्रोत हमारा, पानी उनका। हमने उसको भी एक तरफा उल्लंघन नहीं किया, मजबूरी में, प्रत्युत्तर में, क्योंकि उन्होंने तो हमारे 26 लोगों को मारा। उन्होंने ये नहीं देखा कि प्रत्युत्तर उनके आर्थिक सामाजिक व्यवस्था का नाश हो जाएगा, क्योंकि पानी उनके पास नहीं गया तो उनकी जनसंख्या क्या पिएगी और क्या नहाएगी और क्या खाएगी, वो ये समझे। तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में हम वो भी कर सकते हैं जो कि हमें पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन जिसको हम बर्दाश्त करते रहे। संवाद, हम बातचीत करने के लिए तैयार। ये आज की बात नहीं है, 2014 की बात मैं कर रहा हूं, 2015 की बात कर रहा हूं, 2015 के भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन की बात कर रहा हूं। ये राम माधव जी ने पंचामृत कहा था। तो ये जो हम संवाद कर रहे हैं, ये जो डीजीएमओ के बीच में बातें हुई या सीज फायर हुआ, ये हम उस समय हमारे मूल में है कि हम बात भी करेंगे, हम सम्मान भी करेंगे, लेकिन उसकी कोई शर्त जो होगी वो हम अपनी तरफ से रखेंगे, और वो शर्त जाहिर तौर पर हमारे अपने नैतिक संस्कार और जो संस्कार के मूल्य हैं उनके आधार पर होगा। सुरक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और वो सुरक्षा सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं है, हमारी भौगोलिक सुरक्षा तो है ही है। अगर कोई भारतीय विश्व के किसी भी भाग में किसी भारतीय वृंद पर, किसी भारतीय पर किया गया अटैक भारत पर किया गया अटैक माना जाएगा। जो हमने न्यूक्लियर अपने नियम बनाए या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाया, उसमें बहुत बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि अगर भारत की भूगोल पर किया गया अटैक, भारत के भू क्षेत्र पर किया गया आक्रमण, तथा भारतीयों पर, विदेशों में भी रह रहे हैं अगर भारतीय हैं, उन पर किया गया आक्रमण भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम अपना प्रत्युत्तर देंगे। और प्रत्युत्तर देने का हक हमारा है, समय हमारा है, तरीका हमारा होगा। ये हमारे आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी भारत का प्रतीक है। इसलिए आप 2015 के आसपास और उसके बाद से जो आप देख रहे हैं, वो लगातार हर रोज एक नई लकीर खींची जा रही है। उस लकीर का आपने एक प्रत्यक्ष प्रमाण अभी देखा, परंतु ये कार्य
किया जा रहा है, चल रहा है, ये रुकने वाला कार्य नहीं था। और यही 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 सबसे बड़ी बात है जो मोदी जी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, आरएसएस की नींव को मजबूत बनाता है। देखिए, ये माना जाता है, ये माना जाता है कि जो शक्ति है उसको हम दो तरीके से सैद्धांतिक रूप से देखते हैं। एक जिसको हम वैचारिक शक्ति कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सॉफ्ट पावर कहा है, जो मूल्यों की शक्ति है, जो हमारे संस्कारों की शक्ति है, जो हमारी सोच की शक्ति है, जो हमारे विचारों की शक्ति है, जो हमारी शिक्षा की शक्ति है, ये भी एक शक्ति है। जरूरी नहीं है कि हम पहलवानी करके ही किसी को नियंत्रण करें, हम अपने विचारों से भी नियंत्रण कर सकते हैं। परंतु कई दफे जो हार्ड पावर है, जिसको हम सैन्य शक्ति के रूप में देखते हैं, उसका भी उतना ही महत्व है। अगर अब कोई एक अकेला काम तो किसी एक से होगा नहीं, तो हमें युग्म करना होता है। कई दफे जहां बात से बात बनती हो वहां बात से, जहां सोच से बात बनती हो सोच से, जहां विचारों से बात बनती हो वहां विचारों से, और नहीं तो कई दफे अपने सैन्य सामर्थ्य से। रामायण में भी है इसका उल्लेख। रामचंद्र जी जब सेना लेकर रावण पर आक्रमण करने जा रहे थे, तो पता है आपको, समुद्र के लिए उन्होंने रास्ता मांगा और विनय से मांगा। मेरे ख्याल से अनिरुद्ध जी बताएंगे, विनय ना मांगा हूं जल्द जल्द बह गए बीत, बोले राम प्रकोप तप, भय विन न होई न प्रीत। तो भय, जिसको हम आधुनिक रूप में सैन्य शक्ति कहते हैं, उसका भी उपयोग है। तो दोनों का उपयोग है पहली बार, और दोनों को अगर युग्म कर दो तो क्या होगा, सॉफ्ट और हार्ड, इन दोनों को जोड़ने से हम कहते हैं स्मार्ट पावर। आवश्यकता पड़ने पर सॉफ्ट, आवश्यकता पड़ने पर हार्ड। मुझे लगता है कि भारत में, भारतीय व्यवस्था में, भारतीय नेतृत्व में ये 2015 से इसका विकास होने लगा था कि हम सॉफ्ट बहुत रह लिए, अब हमें हार्ड की तरफ भी चलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सॉफ्ट को भूल रहे हैं या विचारों को छोड़ रहे हैं या आदर्शों को भूल रहे, नहीं, परंतु उसके साथ साथ, और ये आवश्यक भी है, अगर हम मजबूत अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, अगर हम मजबूत अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं तो हमें मजबूत सैन्य शक्ति का होना भी आवश्यक है। जिन राज्यों ने संभवतः कई कारणों से, जैसे जर्मनी को देख लीजिए, उन्होंने कई कारणों से, खास करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सैन्य व्यवस्था पर बहुत बल नहीं दिया। लेकिन आज जो विश्व है, इस विश्व में सैन्य पराक्रम का भी उतना ही महत्व है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जर्मनी भी अब वहां से बदलता हुआ, जापान में भी इस प्रकार के विचार अब आ रहे हैं कि उनको भी सैन्य शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन करना होता है। कई दफे शक्ति का प्रदर्शन करना भी बहुत जरूरी है। शक्ति रखना, सामर्थ्य बढ़ाना महत्वपूर्ण है, परंतु कई दफे उसका प्रदर्शन भी करना होता है। मुझे लगता है कि ये जो इस बार हुआ, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं था। इसका ये जो एग्जाम्पल हमने सेट किया, उसको विश्व ने देखा, उसको विश्व ने भी देखा कि क्या भारत अपने आप पर, अपनी व्यवस्था से, क्योंकि ये जो क्षेत्र है दक्षिण एशिया का, और साथ में जिसको हम इंडो पैसिफिक कहते हैं, उस इंडो पैसिफिक में चीन को भी इस बार चुनौती थी। आपने देखा चीन ने किस प्रकार से इन सब चीजों से थोड़ा सा हटकर ही अपनी भूमिका निभाई। पहले क्या होता था, थोड़ा आक्रामक होता था चीन, थोड़ी कुछ स्टेटमेंट भी देता था, लेकिन इस बार उसने नहीं दिया, क्योंकि उसको पता है कि अगर यहां होगा तो हम फिर आगे ताइवान में भी कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में ने जो ये किया, उसका परिणाम कहीं और भी हो सकता है, ये भी पाकिस्तान को समझ में आ रहा है। तो इसलिए इस बार जो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुआयामी पक्ष है। वो पक्ष दक्षिण एशिया में भारत के प्रभुत्व का भी पक्ष है, वो पक्ष इंडो पैसिफिक जिसको कहते हैं, उसमें भारत का जो प्रभुत्व है, और पूरे वैश्विक व्यवस्था की जो भारत की तरफ नजर है,
क्योंकि आज इस पूरे क्षेत्र में भारत ही ऐसे प्रकार के जो आक्रामक शक्तियां हैं, जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, उसको संतुलित कर सकता है, उसको काउंटर कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं और उसके बाद मैं आपसे इजाजत ले लूंगा। आप याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व के काल में भारत ने नाभिकीय परीक्षण किए थे और उस परीक्षण के बाद हम पर कई जगह से कई राज्यों ने प्रतिबंध लगाए थे, कई राज्यों ने सैंक्शन लगाया था। अमेरिका भी उसमें एक बड़ा राज्य था। अमेरिका का कहना था कि भारत नाभिकीय परीक्षण ना करे और कई वर्षों से कई प्रधानमंत्री, वाजपेयी से पहले कई प्रधानमंत्री ऐसा करना चाहते थे, परंतु एन मौके पर वो उस करने से पीछे हट जाते थे। फिर वाजपेयी जी ने वो परीक्षण किया। उस परीक्षण का जो प्रतिफल होना था, कई राज्यों ने सैंक्शन लगाए, लेकिन जिन राज्यों ने और विशेषकर अमेरिका ने जब वो सैंक्शन प्रतिबंध लगाए, तो आपको यह भी याद होगा कि अमेरिका ने ही उन प्रतिबंधों को तोड़ने की पहल भी की। प्रतिबंध भी उसने लगाए और उस प्रतिबंध को तोड़ने की पहल भी उन्होंने की। उस समय भी हमने ये दिखाया कि हम में क्षमता है। उस समय भी हमने दिखाया कि हम प्रतिकूल प्रतिबंधों से नहीं डरते और उसका परिणाम यह हुआ कि स्ट्रोक टालवाट को भारत आकर जसवंत सिंह से वार्ताएं करनी पड़ी। उन वार्ताओं का प्रतिफल यह हुआ कि बाद में भारत और अमेरिका की नाभिकीय जो डील हुआ, वो उसी प्रतिफल का परिणाम है। चाहे उसको कोई ये कह ले कि हुआ ये कांग्रेस या किसी और के प्रधानमंत्री के काल में, परंतु वो हुआ इसलिए क्योंकि उससे पहले हमने अपना एक जो औकात है वो दिखाया, हमने अपना जो बल है वो दिखाया, हमने वो प्रदर्शन किया। उसमें भी नेतृत्व की दृढ़ता का कहीं ना कहीं आपको आभास दिखेगा। और आज इस युद्ध के बाद, या मैं तो युद्ध भी क्या कहूं, इसको एक छोटा उदाहरण मैं कहना चाहता हूं। इस उदाहरण के बाद भी आज वैश्विक व्यवस्था को यह लग रहा है कि भारत में क्या क्षमता है, भारत में क्या दृढ़ता है, और जिस प्रकार से समाज में इस जघन्य कार्य के विरुद्ध जिस प्रकार से समाज में एकबद्धता रही, एकजुटता रही, जिस प्रकार से सड़कों पर युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने जिस प्रकार से पूरा एक भारतीयता का परिचय दिया, वो भी दरअसल ये दिखाता है कि भारत जो है समृद्धि की राह पर है, भारत जो है वो विकास की राह पर है। क्योंकि जैसे जैसे आप विकसित होते हैं, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपका प्रताप बढ़ता है, वैसे वैसे लोग आपके सामने झुकते हैं। आज भारत वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका को, रूस को, आप देखिए अभी हमने सिर्फ एक कार्य किया, उसके बाद सभी राज्यों में, अलग अलग देशों में भारत से सांसदों की टीम भेजी गई। और वो टीम का काम क्या है? इस पाकिस्तान को तो हमने एक थोड़ा सा नमूना दिखाया, परंतु उससे भी बड़ा नमूना अब यह दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाएगा। आज इंडस वाटर ट्रीटी के लिए पाकिस्तान पत्र लिख रहा है कि वापस आ जाइए, हम पे मान जाइए। आज भारत ने जो ये प्रदर्शन किया है, ये भारत के अस्मिता पर जो प्रश्न उठाया था, जिन लोगों ने, उसका जवाब भारत ने दिया है। और मुझे लगता है कि इस युद्ध से, इस ऑपरेशन सिंदूर से एक तरफ हमने अपना आत्मसम्मान तो बचाया ही है, हमने अपनी गौरव गाथा में एक नया गीत लिखा है, लेकिन सबसे पहले, उससे भी ज्यादा क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तर पर अपने नेतृत्व और अपनी पहचान को प्रबुद्ध किया है। मुझे लगता है कि और यही दरअसल, अगर आप 1966 में गुरु गोलवलकर जी की किताब आई थी बंच ऑफ थॉट, और बंच ऑफ थॉट में उन्होंने विवेकानंद, अरविंद, तिलक इत्यादि सभी के विचारों के आधार पर और खुद अपने विचारों को से उन्होंने यही कहा था कि भारत का जो रास्ता है वो वैभव का रास्ता होना चाहिए, वो ग्लोरी का रास्ता होना चाहिए, वो सम्मान का रास्ता होना चाहिए। बाद में मोदी जी ने जो अपनी किताब लिखी ज्योति पुंज, उसमें भी उसका उन्होंने जिक्र किया
मुझे लगता है कि जो कहा उसको करने में विश्वास रखना ही मोदी जी और प्रधानमंत्री जी का जो ये एक नेतृत्व हमें मिल रहा है, जो उनके शब्द हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनकी करनी है, इस पर हमें सबों को गौरवान्वित रखना चाहिए, रहना चाहिए। और जो समाज में जिस प्रकार से लोग बहरूपियों की तरह घड़ियाली आंसू बहाकर जो एक विभेद पैदा करना चाहते हैं, प्रश्न उठाना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि ये पहली बार हुआ कि भारत ने जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया, घुसकर जवाब दिया, उनके सैन्य शक्ति पर प्रहार करके जवाब दिया। और जो नाभिकीय ब्लैकमेल करने की उनकी सोच थी कि हम डर जाएंगे या रुक जाएंगे, उसको नकार दिया। तो मुझे लगता है कि ये जीत है और इस जीत में हम सबों का योगदान है, पूरे भारत का योगदान है। यही मैं अपने